हम लोगों ने नया यूनिट स्टार्ट किया था, जिसके पहले लेक्चर में ये समझा था कि कैसे ब्रिटिश पीरियड ने इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया, कैसे इंडियन इकोनॉमी को रूइन किया गया और यहाँ की इंडस्ट्रीज को, उसके प्रॉफिट को एक सिस्टमेटिक तरीके से यूरोप ट्रांसफर किया गया। कैसे उन्होंने इंडिया को एक कंज्यूमर स्टेट बना के छोड़ा। कंज्यूमर स्टेट अपने आप में कोई बहुत अप्रिसिएटेड वर्ड नहीं है। कंज्यूमर स्टेट का मतलब ये होता है एक ऐसा देश जो केवल खाता है और कुछ उत्पन्न नहीं करता, कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। इफ आई हैव टू रियलाइज दिस, मैं ये कह सकता हूं कि ये किसी एब्यूज से कम नहीं है, जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में सिर्फ बोला नहीं, वो उन्होंने करके और भारत को बर्बाद कर दिया। इसके बाद 1920 से अब हमें अटेंशन पे करना है, जब फ्रीडम मूवमेंट लगभग अपने पीक पे था। गांधी जी के आंदोलन, खासतौर पे एनसीएम और सीडीएम, ये भारत को एक नई दिशा दे रहे थे। मास मोबिलाइजेशन हो रहा था। ऐसे टाइम में इकोनॉमी भविष्य में किस दिशा में जाएगी, इसके बारे में भी डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो चुके थे। तो इकोनॉमी के लिए कई तरह के थॉट्स इमर्ज हो रहे थे। एक तरफ लेफ्ट विंग था, जो इस आइडिया पे बेस्ड था कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से सोशलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1919 के बाद रशिया ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ प्लानिंग अडॉप्ट करी, जिसके बाद रशिया की इकोनॉमी काफी अच्छी चली। और उसी पीरियड में यूएस में खास तौर पे 1927-28 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ और कैपिटलिस्ट मॉडल फेल हो गया। इस वजह से लेफ्ट विंग जितने थे वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की तरफ झुकाव अपना शो कर रहे थे। लेकिन ये जो लेफ्ट विंग है, इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा था? इनको सपोर्ट मिल रहा था कोलकाता के जो एकेडमिशियंस थे, एजुकेशनिस्ट थे, इनसे इनको सपोर्ट मिल रहा था। बट ये इतना इजी नहीं था, इनका एक विरोध भी हो रहा था। इनको जो ऑपोजिशन हो रहा था लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिस्ट का, वो बॉम्बे के जो टॉप बिजनेसमैन थे उनसे हो रहा था। खासतौर पे इसमें बिजनेस क्लास की वकालत करने वाले, बिजनेस क्लास के लिए जो आर्गू करते थे वो थे, और बिजनेस क्लास को सपोर्ट करने वाले लोगों में आरदेसिर दलाल, के.एम. मुंशी, राजगोपालाचारी और ऐसे कई लोग थे, जी.डी. बिरला, ये लोग थे। गांधी जी का इनको काफी सपोर्ट था। स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। और ऐसे परिवेश में भारत में दो तरह के डिबेट इमर्ज हुए, कितना इंडियन इकोनॉमी को फ्री रखा जाए और कितना उसे स्टेट कंट्रोल रखा जाए। हमारा ये मुद्दा यहाँ पे इमर्ज होकर आता है कि कितना इंडियन इकोनॉमी को फ्री रखा जाए और कितना उसे अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट रखा जाए, कितना राज्य सरकार के अधीन इकोनॉमी को रखा जाए। और इस डिबेट के साथ भारत आजाद होता है 1947 में, और फिर नेहरू जी बीच का रास्ता अडॉप्ट करते हैं, जिसे हम समझते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर। अच्छा, सभी को बता दें ये पूरा लेक्चर हिंदी में होगा, बस ये पहली स्लाइड में कुछ चीजें इंग्लिश में आ जाती हैं, सो नो प्रॉब्लम। एंड या मोर थिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज कैसी होंगी, उसके लिए हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1948 का, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी को रियलिटी का सेप देता है। ठीक है, एक वास्तविकता की नजर से मिक्स्ड इकोनॉमी को स्टैब्लिश करता है। और जैसे कि ऊपर ये पॉइंट्स लिखे हुए आप देख सकते हो कि भारत में हम आज प्लानिंग को समझेंगे। दूसरी बात की ये प्लानिंग है क्या, कितने टाइप की होती हैं, फिर जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये भारत में कैसे इमर्ज होते हैं, आज हम इन चीजों को समझेंगे।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा आपको पता है कि हम लोग यूनिट 5 में आ चुके हैं। इसके लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये समझा था कि ब्रिटिश पीरियड ने कैसे इंडियन इकोनॉमी को रूइन किया। सो अंडर द डेवलपमेंटल इकोनॉमी, लेट्स कंटिन्यू। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? सबसे पहले हमें आंसर चाहिए व्हाट का। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में आयोजन करना अपने आप में नियोजन कहलाता है या प्लानिंग कहलाता है। नियोजन मतलब प्लानिंग। किसी देश की मौजूदा और संभावित संसाधनों के व्यापक सर्वेक्षण, तो इसमें अब देखो प्लानिंग के कंपोनेंट कौन कौन से आ गए? सर्वेक्षण मतलब सर्वे। इसी तरह यूपीएससी प्रीलिम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में जब पूछा जाता है तो आपको इसी से लिखना पड़ता है कि हाँ प्लानिंग क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लानिंग एक किसी देश के लिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लक्ष्य प्राप्त किस तरह से करना है और उसके लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है वही प्लानिंग है। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सर्वे। सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वे किस बात का किया जाता है? यह कि लोगों की जरूरतें क्या है, उस देश में मेन वीमेन उन सबकी आवश्यकताएं क्या हैं, गरीब अमीर उन सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। फिर एक निर्धारित प्राधिकरण, एक बॉडी अथॉरिटी, जैसे उस समय प्लानिंग कमीशन था, उसके माध्यम से विवेकपूर्ण मानदंडों को, मतलब ये कि जो भी पैरामीटर, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो कॉन्शियसली चोजन होते हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों के द्वारा आर्थिक निर्णय लेना आर्थिक नियोजन है, प्लानिंग है। ये उसी प्लानिंग की और ज्यादा क्लियर डेफिनेशन यहां से निकल के आते हैं। वे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध हैं और भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं उन्हें हम संभावित संसाधन कहते हैं। जरा ध्यान देंगे, बिकॉज पोटेंशियल रिसोर्स, एक तो रिसोर्स हमारे लिए क्या होता है? जो नोन होता है, जो हमें पता है कि क्या कौन से रिसोर्स हैं, तो उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं, वो नोन होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पूरी तरह से नोन नहीं है बट उनमें पोटेंशियल है कि वो संसाधनों के तौर पर उपयोग किया जा सकते हैं, उनमें संभावना है कि वो संसाधनों के तौर पर उपयोग किया जा सकते हैं, उन्हें पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, और संसाधन की सटीक मात्रा यानी कि क्वांटिटी, क्वालिटी, ये नोन नहीं होती किसी भी रिसोर्स के मामले में। जैसे अगर ये बात करी जाए कि भारत में आज कोयला कितना है, मे बी कि एक एस्टिमेट ये निकल के आए कि भारत में अगले 20 सालों के लिए कोयले का पर्याप्त भंडार है, लेकिन अगले साल और ज्यादा एक्सप्लोरेशन होता है तो और 10 साल का कोयला हमें मिल जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी सटीक मात्रा अननोन है। गुणवत्ता की बात करें, जैसे भारत में माना जाता था कि भारत में एंथ्रेसाइट कोयला नहीं है, मोस्टली ब्यूटुमिनस टाइप का है, बट लेटर एक्सप्लोरेशन में पता चलता है कि असम, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ माइंस में भारत में एंथ्रासाइट कोल भी है। तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी पूरी तरह से अज्ञात है, पूरी तरह से ज्ञात नहीं, हम ये कह सकते हैं। इन संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो 2-3 बातों को ध्यान में रखते हैं कि हम पहले सर्वे करें लोगों की आवश्यकताओं को, फिर संसाधनों को, जो भी संसाधन है, जैसे हमने कोयले का एग्जाम्पल लिया, संसाधन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। संसाधन पानी है, पानी से निकलने वाली बिजली है, संसाधन कोयला है, संसाधन तेल है, संसाधन जमीन से निकलने वाले आयरन है, मेटल है, संसाधन कृषि है, संसाधन पेड़ पौधे हैं, पानी है। तो इन सभी चीजों को किस प्रकार से उपयोग किया जाए, लोगों की मात्रा इत्यादि को सर्वे के आधार पर ही हमें पता चलता है। क्योंकि संसाधनों की सटीक मात्रा और गुणवत्ता हमें नहीं पता, इसलिए हमें पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करना पड़ता है और उन्नत टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इन संसाधनों का उपयोग कर सकें, इनको हार्नेस कर सकें अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या फीचर होते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बात करी कि एक हमको प्राधिकरण चाहिए होता है जिसे हम प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, भारत में ये काम प्लानिंग कमीशन ने किया था, पीसी जिसको हम बोलते हैं। वो सर्वे करता है लोगों की आवश्यकताओं को लेके, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि उनके उद्देश्य क्या हैं। जैसे उनके उद्देश्य हो सकते हैं कि वो भारत में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं, एजुकेशन सेट करना चाहते हैं। अब अगर फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहते हैं
अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। तो अगर ये मान लीजिए उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इनके लिए उन्हें अपने प्रायोरिटीज सेट करने पड़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर को कितना पैसा देना है, एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट करने हैं, क्या हमें शुरुआत में डैम बनाने हैं या फर्टिलाइजर सीड, इस तरह की जो भी प्रायोरिटीज उनको सेट करना पड़ता है और टारगेट सेट करने पड़ते हैं कि हमको आने वाले 5 सालों में ये टारगेट अचीव करने हैं, 1 ईयर में ये टारगेट अचीव करना है। तो उस तरह से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें टारगेट सेट करना पड़ता है। तो ये काम सेंट्रल प्लानिंग कमीशन अथॉरिटी एक डिटेल्ड सर्वे की बात करती है। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस देखो मोबिलाइजेशन का मतलब है इकट्ठा करना। जो भी संसाधन है, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस क्लास से टैक्स के माध्यम से, इसके अलावा उद्योगों को विकास करके उससे जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, इसके अलावा रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके जो जमीन में है, जो जमीन के नीचे हैं, उनको पानी से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज को, ढेर सारे रिसोर्सेज को इस तरह से मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, ठीक है। और फिर एक प्लान पीरियड सेट करना। देखो अगर हमारे पास रिसोर्स होंगे तो हम उनके आधार पर एक पीरियड सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं कि हमारा जो प्लानिंग है, जैसे कि अगर 5 ईयर के लिए हमारे पास ये टारगेट है, 2 ईयर के लिए हमारे पास ये टारगेट है, इस तरह से हमको अपना एक ड्यूरेशन सेट करना पड़ता है कि कौन से टारगेट हम 2 ईयर में प्राप्त कर सकते हैं, कौन से 5 ईयर में, कौन से ज्यादा समय। उसको समय समय पर हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि हमारा जो प्लानिंग है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमारे अचीवमेंट जो हमारे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में है कि नहीं, जो हम अचीव कर पा रहे हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में है कि नहीं, ठीक है, वो हमारे टारगेट्स के डायरेक्शन में है कि नहीं, ये बातें। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है तो मतलब ये कि ये एक एंडलेस प्रक्रिया है, इसको हमें कंटिन्यूअसली बार बार प्लान करना पड़ता है, बार बार उसको उसमें सब प्लान्स बनाने होते हैं और देखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो राइट डायरेक्शन में है या राइट डायरेक्शन में नहीं है। जो चीजें राइट डायरेक्शन में नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स के और जो चीज अचीवमेंट नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। तो बीच बीच में हमें अपनी चीजों को अमेंड यानी कि सुधार करना पड़ता है, रिफॉर्म करना पड़ता है अपने प्रोसेस में, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के वेरियस ब्रांचेस हैं, डिपार्टमेंट्स, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना होता है। इतनी चीजें अपने आप में किसी प्लानिंग के कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए यहां पे देखो एक पॉइंट लिखा है इंडिकेटिव प्लानिंग, यहां से इसे ही सांकेतिक योजना कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ने कुछ पॉइंट पूछे हैं इंडिकेटिव प्लानिंग में, उन पॉइंट्स को हम अलग से भी डिस्कस करते चलेंगे। यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर में कुछ जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें ये पॉइंट एड्रेस हुए थे, तो हम इनको साथ साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से पॉइंट है, पहले समझ लेते हैं कि सांकेतिक योजना या इंडिकेटिव प्लानिंग है क्या। तो यह कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले समझ लेते हैं। देखो इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको सीधे सीधे नहीं बोलते कि ये करना है ये नहीं करना, बट गवर्नमेंट जो करना चाहती है उसको सपोर्ट करती है। सपोर्ट कैसे करते हैं? सब्सिडी देके, टैक्स बेनिफिट्स देके, है ना, सब्सिडी देके, टैक्स बेनिफिट्स देके। और इसमें क्या कर सकती है, जैसे कि मान लीजिए सब्सिडी का एक एग्जांपल हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहती है तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको टाइटली कंट्रोल नहीं कर रही, बट गवर्नमेंट जो करवाना चाहती है वो सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट जो नहीं करवाना चाहती उसमें फाइन्स, ठीक है, और ज्यादा चार्जेस लेती है। उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भारत में टोबैको इंडस्ट्री ग्रो करे, तो वो टोबैको प्रोडक्ट पर ज्यादा टैक्सेस लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि भारत में इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो, तो वैसे कोई भी इंडस्ट्री जो एनवायरनमेंट को खराब कर रही है उस पर वो ज्यादा फाइन लगाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देश में की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाए, इसके लिए गवर्नमेंट आपको सीधे सीधे रूल्स रेगुलेशन बना के डिक्टेट नहीं करती है, आपको हॉन्ट नहीं करती है, बल्कि आपको गाइड करती है। और वो गाइड करने का जो गवर्नमेंट का तरीका होता है वो सपोर्ट या फाइन्स के माध्यम से। यहाँ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यापक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को इंगित करता है। इस शब्द पे ध्यान दीजिए,
सांकेतिक योजना के तहत योजना के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र को कठोर रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता, कठोर रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता, जैसे कि मैंने आपसे बोला। लेकिन निजी क्षेत्र किस तरह से काम करे, गवर्नमेंट उसे इंडिकेट करती है, दिशा देती है। अब ये दिशा देने का तरीका क्या है कि गवर्नमेंट उधर लाभ देती है। लाभ कैसे दे सकती है? टैक्स बेनिफिट्स देके और सब्सिडीज देके। राज्य निजी क्षेत्र को सहायता देते हैं और उस पर नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि यह योजना को लागू करने के लिए कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को निर्देशित करता है। फ्रांस इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे कि मैंने बोला था कि यूपीएससी ने कुछ पॉइंट एड्रेस किए थे, उनको देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट इंडिकेटिव प्लानिंग के तहत प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को अगर पेंशन दे कि हाँ, जो कंपनियां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हैं, जो अच्छा कोई अगर सेक्टर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर भारत में कपड़े की कमी है, एक एग्जांपल के तौर पे इसे हम समझेंगे, ज्यादा आसान होगा। और गवर्नमेंट कहते हैं कि वो टेक्सटाइल वर्कर को पेंशन देगी, तो वैसी कंडीशन में टेक्सटाइल वर्कर, ज्यादातर लोग टेक्सटाइल के फील्ड में स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, फिर जॉब करेंगे। जो जॉब नहीं कर सकते वो अपना बिजनेस सेट करेंगे। तो इस तरह से देखो, गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए कोई डंडे नहीं चलाए, सिर्फ एक हिंट किया इसके माध्यम से, और अपने आप टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट अगर किसी इंडस्ट्री को कंसेशन देती है, एग्जेम्पशन देती है, फॉर एग्जांपल हिमाचल और हरिद्वार में, हिमाचल और उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हरिद्वार में और हिमाचल प्रदेश की बद्दी में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वहां पे फ्री में बिजली और पानी देना शुरू किया, तो उसे हम कह सकते हैं कंसेशन या एग्जेम्पशन, है ना। तो इस तरह से वहां पर ये मेडिसिन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो सके। सब्सिडी का भी यही रोल होता है, ठीक है। और इसके अलावा अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोत्साहन देते हैं, और इस प्रोत्साहन के माध्यम से गवर्नमेंट जिन इंडस्ट्रीज को ग्रो करती है और जिन इंडस्ट्रीज को पुश बैक करती है, तो उसे हम बोलते हैं इंडिकेटिव प्लान, ठीक है। यहां पे गवर्नमेंट बेसिकली इंड्यूस करती है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दूसरा, इंपेरेटिव प्लानिंग। अब देखिए, ये केंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केंद्रीकृत योजना होते हैं, मतलब अनिवार्य योजना। इसमें गवर्नमेंट आपको निश्चित तौर पे कहते हैं कि इन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना है, ये गुड्स बनाने हैं, इस क्वांटिटी में बनाना है, सब कुछ गवर्नमेंट सेट करते हैं। और क्या नहीं करना वो भी गवर्नमेंट सेट करते हैं। तो एक तरीके से ये कंट्रोल्ड है, इसमें गवर्नमेंट सारी चीजों को स्वयं कंट्रोल करती है। इसका उपयोग समाजवादी देशों के द्वारा किया गया था, जैसे मैंने रशियन इकोनॉमिक एग्जांपल बताया। इसमें एक सेंट्रलाइज प्लानिंग बहुत अथॉरिटेटिव तरीके से, बहुत अधिकारों का अपना इस्तेमाल करते हुए किसी देश को एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं। इनमें योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य द्वारा। इस प्रकार की योजना के तहत उपभोक्ता संप्रभुता का त्याग किया जाता है। यहाँ पे उपभोक्ताओं को ज्यादा सॉवरेनिटी नहीं होती। कैसे? अब जैसे मान लो अगर कंज्यूमर कार खरीदना चाहते हैं बड़े पैमाने पे, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, भारत में लोग कारों से नहीं चलेंगे, भारत में लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, जैसे सरकारी बसें, ट्रेन, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो वो कारों को मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करने देगी, इन पे ज्यादा टैक्स लगाएगी, इनको प्रोत्साहन नहीं करेगी, तो देश में कारें होंगे नहीं। तो कंज्यूमर जो है अपनी चॉइस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी यानी कि उपभोक्ता संप्रभुता का त्याग किया जाता है। उपभोक्ताओं को निश्चित कीमतों पर निश्चित मात्राएं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर ये बात करी जाए कि मोबाइल फोन कोई देश बना रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल के अंतर्गत, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर एक निश्चित सीमा से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। उन्हें कम प्रॉफिट होगा तो वो कम प्रोडक्शन करेंगे। गवर्नमेंट पर पर्सन
या पर फैमिली या किस तरह से मोबाइल को खरीदा जाएगा, इसके लिए लाइसेंस के माध्यम से चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आप पहले देखो तो सब जब बीएसएनएल कंपनी हुआ करती थी मेजर कंपनी मार्केट में, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, पहले से फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ता था, गवर्नमेंट वेरीफाई करती थी और इसके बाद आपको सिम देती थी। लेकिन उसको प्राइवेटाइज कर देने के बाद कितनी भी मात्रा में कोई भी सिम खरीद सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से जो अनिवार्य योजना है वो चीजों को कंट्रोल करता है और प्राइवेट सेक्टर और ग्राहकों के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते, ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होते। सरकार की नीतियां कठोर होती हैं और इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। अच्छा, कठोर होती हैं ये तो समझ में आ गया, बदला क्यों नहीं जा सकता? इसलिए ताकि लोकल लेवल पे कोई केंद्रीय प्लान को मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैनिपुलेट किया तो हो सकता है कि केंद्रीय प्लान फेल हो जाए, वो उसमें प्रतिकूल प्रभावों का डर बना रहता है। इसमें टॉप डाउन दृष्टिकोण फॉलो किया जाता है। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हाईएस्ट अथॉरिटी कोई है, मान लेते हैं प्लानिंग कमीशन, वो जो बोलेगी उसे स्टेट प्लानिंग कमीशन फॉलो करेंगे, उसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन फॉलो करेंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट, फिर उन्हीं चीजों को विलेज प्लानिंग कमिटीज फॉलो करेंगी। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर आदेश प्रेषित होते हैं। अब इसके तहत कौन कौन से कंपोनेंट है? तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन है इसमें, एक सेकंड, यस, हाँ, तो इसमें प्लानिंग बाय डायरेक्शन है। गवर्नमेंट इसमें सीधे सीधे जो है डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है, प्लानिंग बाय कंट्रोल इसको हम कह सकते हैं। डायरेक्शन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज सेट बाय देम, यानी कि जो सेंट्रल प्लानिंग कमिटी है उसके द्वारा, लाइक सेंट्रल प्लानिंग कमिटी, आल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव या मैंडेटरी प्लानिंग कमीशन। इसको डायरेक्टिव या मैंडेटरी या टारगेट प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि संरचनात्मक योजना, इसमें मौजूदा संरचनाओं को बदलना होता है। जैसे चाइना जब आजाद हुआ था ना, चाइना जब आजाद हुआ था तो माओ ने वहां पे जितने भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे इंपीरियलिस्ट पावर द्वारा जो स्टैब्लिश की गई थी। अब उस समय की इंपीरियलिस्ट पावर कौन कौन सी थी? तो डच थे, ब्रिटिश थे, जापानीज थे, रशियंस थे। तो उनकी जो प्लानिंग यहाँ पे सारी चीजें चल रही थी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनके द्वारा किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, जो भी इंडस्ट्रीज उनके द्वारा थे, माओ ने सबको एक तरफ से खत्म किया और अपने प्लान बना के, सेंट्रल प्लानिंग कमेटी वहां भी बनी थी और उसकी हेल्प से स्ट्रक्चरल प्लानिंग को लागू किया गया था, नए नए स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंतर्गत आर्थिक विकास की गति को तेज करने में मदद करती है। साम्यवादी देशों ने संरचनात्मक योजना का पालन किया। अब बोलो साम्यवादी देश कौन है? चाइना। इसमें कौन कौन से और की पॉइंट है कि फॉर द चेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नए नए स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, असमानता को कम करना, गरीबी को कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना, इनकम को बढ़ाना, लिटरेसी को इम्प्रूव करना और एजुकेशन को इम्प्रूव करना। इस तरह के लक्ष्यों के साथ नए नए स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं और उनके माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है। फिर बात आती है फंक्शनल प्लानिंग की, यानी कि कार्यात्मक योजना। तो कार्यात्मक योजना के तहत पुराने ढांचे को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। 1980 से लेके 2010 तक चाइना ने 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले जाने का काम किया। ठीक है, इंडिया ने एलपीजी यानी कि 1991 के बाद से लेकर 2021 तक करीब करीब 35 करोड़ लोगों को
गरीबी रेखा के ऊपर ले जाने में मदद करी है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिया? देखो 30 सालों को हमने यहां भी उदाहरण लिया, 30 सालों को हमने यहां भी उदाहरण लिया। चाइना 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले गया और भारत 35 करोड़। हालांकि दुनिया में दूसरा सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है ये भारत में, स्टिल चाइना की प्लानिंग ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है। इसीलिए चाइना में आज जो गरीबी है वो लेस देन 10% लोगों के पास बची है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चरल प्लानिंग का एक, आप इसे सक्सेस समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि चाइना अपने आप में डिफरेंट केस है, बिकॉज चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, है ना। चलिए फंक्शनल प्लानिंग को समझते हैं। तो फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है, फिर से यहाँ पे आ जाइए। तो इसमें कार्यात्मक योजना बोलते हैं इसे, जिसके तहत पुराने ढांचे को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पुराने ढांचे में सुधार और संशोधन किया जाता है। भारत ने मिक्स इकोनॉमी के साथ फंक्शनल प्लानिंग को एडॉप्ट किया था, साथ में इंडिकेटिव प्लानिंग को भी एडॉप्ट किया था। अच्छा, एक बात याद रखना, 2 या 2 से अधिक तरीके की प्लान किसी इकोनॉमी में हो सकते हैं, बशर्ते उनमें ज्यादा कंट्रास्ट ना हो, ज्यादा वो एक दूसरे के विरोधी ना हो। जैसे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी था, भारत में इंडिकेटिव प्लानिंग था, भारत में फंक्शनल प्लानिंग भी था आजादी के बाद से। ठीक है, अच्छा अब फंक्शनल प्लानिंग के मेन कंपोनेंट क्या है? तो इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कम करती है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है ना, रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट, तो इसको कंट्रोल करती है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो भारत में इस तरह से फंक्शनल प्लानिंग प्रेजेंट है, इंडिकेटिव प्लानिंग भी प्रेजेंट है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है, यानी कि विकेंद्रीकृत योजना क्या है? तो इस योजना के तहत नीचे से ऊपर की ओर होता है, मतलब कि विलेज लेवल पर जो डिमांड्स होंगी उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से स्टेट लेवल पे, और उसके हिसाब से यूनियन लेवल पे प्लानिंग किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों से परामर्श कर केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा योजना तैयार की। हाँ, जो केंद्रीय योजना प्राधिकरण है वो योजना तैयार करती है, बशर्ते गांव से शहर, शहर से प्रदेश, प्रदेश से देश, डिमांड इस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। प्लानिंग के जो कंपोनेंट होंगे वो इस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। अच्छा, तो इसे बॉटम या ग्राउंड लेवल प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग प्रोसेस में डिसेंट्रलाइज होता है, इसमें अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग प्लान हो सकते हैं, इंटायरली डिफरेंट नहीं होते, कुछ कंपोनेंट में डिफरेंस होता है बस। चलिए, अच्छा पावर किसके पास होगी कि कौन प्लान बनाएगा, कौन उसे एग्जीक्यूट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। किसके बीच में डिसेंट्रलाइज किया जाता है? तो कुछ पावर यूनियन लेवल पे होते हैं, कुछ पावर स्टेट लेवल पे होती हैं, और कुछ पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन कुछ पावर विलेज लेवल पर भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है? जैसे हमने ऊपर देखा था इंपेरेटिव प्लानिंग में, उसी तरह सेंट्रलाइज प्लानिंग होता है। यहाँ पे योजना तैयार करना, उसको एडॉप्ट करना, सर्वे करना और योजना को नियंत्रित करना, ये सब प्लानिंग करने वाली जो बॉडी होगी, जो प्राधिकरण होगा, जैसे भारत में प्लानिंग कमीशन, रशिया में सेंट्रल प्लानिंग कमीशन थे, सब कुछ ये करते हैं। तब हम उसे बोलते हैं कि वो केंद्रीकृत योजना है। योजना प्राधिकरण लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। लक्ष्य कौन डिसाइड करता है? जो प्राधिकरण होगा, जैसे प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल प्लानिंग कमीशन जो भी होगा। प्रायोरिटीज कौन सेट करता है? सेंट्रल प्लानिंग कमीशन। इस प्रकार की योजना ऊपर से नीचे होती है, टॉप डाउन। मतलब केंद्र के स्तर पर पहले प्लान होगा, उसी को अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाएगा, और फिर उसी को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बांट दिया जाएगा, फिर गांवों तक। ठीक है, प्लानिंग फ्रॉम अबव, ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग प्लान नहीं होते, और नॉर्मली ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में देखा जाता है। सेंट्रलाइज प्लानिंग और इंपेरेटिव प्लानिंग में बहुत कम डिफरेंस है, और ज्यादातर फीचर इसके सेम है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होता है? देखो यहां पे हम पढ़ते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग।
तो इसमें 15 से 20 साल के लिए एक लंबा प्लान होता है और फिर उस प्लान को छोटी छोटी अवधि में 3 से 5 साल की कुल अवधि में, कुछ कुछ प्लान 3 साल के लिए, कुछ 4 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए, इस तरह से छोटे छोटे प्लान में उसे डिवाइड कर दिया जाता है और फिर छोटे छोटे प्लान्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है और बीच बीच में जो सुधार की जरूरत होती है उसे अमेंड भी किया जाता है। और जब आप ऐसा कर सकते हैं तो अगर मान लीजिए प्लानिंग अचीव हो गई, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो भारत में गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने प्लान किया 15 साल में गरीबी को खत्म करना है, गरीबी को समाप्त करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि पहले 5 साल में 50% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, फिर 5 साल में 75% तक लोगों को गरीबी से ऊपर लाना है और फिर अगले 5 साल में 100% लोगों को गरीबी से मुक्त करना है, ठीक है। 100% लोगों को गरीबी से मुक्त करना है। तो इस तरह से 15 साल में भारत में गरीबी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे प्लान्स को हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं, ठीक है। भारत में नीति आयोग पर्सपेक्टिव प्लान को फॉलो करता है। प्लानिंग कमीशन जो था वो 2017 तक एग्जिस्ट करता था। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग अलग है, तो हमें पता चलेगा। सीएपीएफ 2016 ने क्वेश्चन पूछा कि ये यूपीएससी के ही क्वेश्चन है, इसलिए हम इनको लेते चल रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। यूपीएससी के क्वेश्चन है। नीति आयोग फोकस करता है इस प्रकार की प्लानिंग पर। तो आप जैसे कि मैंने बोला था कि एक से अधिक प्लान हो सकता है। कौन कौन से? जैसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग अभी हमने बात करी, ठीक है। आप बताइए है कि नहीं। कमेंट सेक्शन खुला है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम और देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन सा प्लान नीति आयोग फॉलो करता है। क्या वो सेंट्रलाइज प्लानिंग है या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है या इंपेरेटिव प्लानिंग है, ठीक है। चलिए बताइए। जिसे पता है कि नीति आयोग डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता है, मतलब ये गलत हो गया। टॉप डाउन नहीं है, बॉटम अप है, बॉटम अप है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल नीति आयोग फॉलो करता है और इनका प्लान इंपेरेटिव नहीं है। तो ये 2 और 4 बाहर हो जाएंगे। आंसर आपका आ गया। यस, 1 और 3। हम लोग इसी आंसर पे बात कर रहे थे कि ये केंद्रीकृत योजना जो है वो समाजवादी देशों में पाया जाता है। अनिवार्य योजना ये भी समाजवादी देशों में या मार्क्सवादी देशों में, साम्यवादी देशों में पाया जाता है। नीति आयोग केवल परिप्रेक्ष्य योजना फॉलो करता है और विकेंद्रीकृत। चलिए आगे हम बढ़ने से पहले समझ लेते हैं ये 1920s के बीच में ये कौन सी इकोनॉमिक डिबेट और क्राइसिस थी जिसकी वजह से दुनिया में प्लानिंग कमीशन की एक जो गहरी विचारधारा है उसकी नींव पड़ी। उन्नीस में लेनिन ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग की घोषणा करी रसिया में, ठीक है। और राज्य ने कमांडिंग हाइट्स को राज्य द्वारा नियुक्त प्रबंधकों के अधीन बरकरार रखा। मतलब क्या है? कमांडिंग हाइट्स वो क्षेत्र होते हैं, वो सेक्टर होते हैं जो इकोनॉमी के बाकी सभी क्षेत्रों को, बाकी सभी सेक्टर्स को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये किसी कंट्री के मेन सेक्टर्स होते हैं, किसी कंट्री के सबसे ज्यादा प्रभावशीलता वाले, सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाले सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम कमांडिंग हाइट्स कहते हैं, जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इनको हम कमांडिंग हाइट्स कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। अब कमांडिंग हाइट्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर उद्योग, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, ये सब कमांडिंग हाइट्स के तहत है। तो लेनिन ने जो नई इकोनॉमिक प्लानिंग की घोषणा करी, न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग, नई आर्थिक नीति की घोषणा करी, कब की? 1921 में। ये रसिया का मैप है। उसके तहत उन्होंने कमांडिंग हाइट्स को गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा। उसके लिए राज्य द्वारा नियुक्त जो मैनेजमेंट थे, प्रबंधक थे,
उनके माध्यम से विकास किया गया। 1921 में सरकार श्रम और रक्षा परिषद को सलाह देने के लिए, श्रम और रक्षा परिषद को यानी कि लेबर एंड डिफेंस काउंसिल, गवर्नमेंट, लेबर और जो डिफेंस काउंसिल थी, इन तीनों को सलाह देने के लिए गॉस प्लान को अस्तित्व में लाया। ये गॉस प्लान को ही राज्य योजना समिति कहते हैं। ये ध्यान देना, ये सब प्री में कभी भी पूछा जा सकता है कि गॉस प्लान क्या था। यानी कि स्टेट प्लानिंग कमेटी का गठन लेनिन ने किया। किस लिए? ताकि ये प्लानिंग कमेटी जो है, स्टेट प्लानिंग कमेटी एसपीसी गाइड करे, सलाह दे, किसको? सरकार को और लेबर को और डिफेंस को, तीनों को। ट्रस्ट, जो ट्रस्ट हुआ करते हैं, अब ट्रस्ट क्या होता है कि एक इकोनॉमिक मॉडल जिसमें कई सारे कंट्रीब्यूट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग रखते हैं और अपने सदस्यों की भलाई के लिए काम करते हैं, ना कि मनमाना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे न्यासों को और उद्यमों को काफी हद तक स्वायत्तता दी गई, इंडस्ट्रीज को और ट्रस्टों को काफी हद तक स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। ऐसा नहीं कि इनको जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वे एक दूसरे को के साथ समझौते कर सकते थे और ऋण देने के लिए स्वतंत्र थे। यानी कि उद्योग और ट्रस्ट एक दूसरे को ऋण दे सकते थे, लोन दे सकते थे और एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर सकते थे। इस तरह की ऑटोनॉमी दी गई। क्या ये अपने आप में पर्याप्त है? ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ऑटोनॉमी दी गई थी। योजनाकारों ने पूर्वानुमान लगाया और सरकार की नीतिगत निर्णयों में राज्य के निवेश के स्तर और दिशा को प्रभावित किया। लेकिन निजी क्षेत्र की योजना सीधे तौर पर नहीं बनाई गई। मतलब प्राइवेट सेक्टर कैसा रहेगा, इसका कोई प्लान ही नहीं तैयार किया गया। बस ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट सेट किए गए, वो सेट किए गए गवर्नमेंट सेक्टर को। इसलिए धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने दबा के रखा रसिया में। अब अगर, चूंकि अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में उतना बात नहीं करते हैं कि हाँ वो उसका स्ट्रक्चर क्या था। फिर भी 1926-28 में नियोजन के भावी आधारों के बारे में जोरदार चर्चा हुई और विचारों ने दो स्कूल विकसित किए, एक जेनेटिक स्कूल, दूसरा टेलीलॉजिकल स्कूल। जेनेटिक स्कूल ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में जो मौजूदा रुझान है, मौजूदा रुझान का मतलब यहाँ पे गरीबी कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, इलिटरेसी कितनी है, मोर्टेलिटी कितनी है, हंगर कितना है, इन डेटा के आधार पर, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन डेटा के आधार पर इनका उचित अनुमान लगाया जाए सर्वे के माध्यम से और उसके माध्यम से प्लानिंग को लागू किया जाए। ये होता है जेनेटिक प्लानिंग। ऑर्गेनिक प्लानिंग भी इसको कहते हैं। टेलीलॉजिकल प्लानिंग में ये माना जाता है कि इसमें राज्य कठोर फैसले लेगा सुधारों के लिए, अपने जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करने के लिए राज्य पूरी तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई लिबर्टी दी जाती है तो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, रूस का जो पहला प्लान था वो अपने आप में टेलीलॉजिकल प्लान था। ठीक है, टेलीलॉजिकल प्लानिंग में हायर स्टैंडर्ड के मानक सेट कर दिए जाते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए कठोर एक्शन लिया जाता है। भारत में योजना का विकास कैसे हुआ, यह समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1920s एंड 30s के समय, जिसमें सबसे, जब भारत में रूसी क्रांति 1919 में हुई और भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव यह पड़ा कि भारत में समाजवादी दर्शन का विकास हो सका और पहली बार भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो आधार तैयार हुआ वो रूस के सोवियत संघ वाले प्लान के आधार पर ही तैयार किया गया था। क्योंकि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ द्वारा हासिल की गई तीव्र प्रगति से बहुत अधिक प्रभावित थी। 1934 में, अब ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, अटेंशन पे करो सभी लोग, सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है,
एक किताब पब्लिश करी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? मिस्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा, जिन्होंने अगले 10 वर्षों के लिए भारत के विकास का एक संरचनात्मक प्रारूप तैयार किया। तो कितने टाइम के लिए क्वेश्चन अगर पूछा गया तो 10 साल के लिए। उनका मुख्य विचार क्या था? उनका मुख्य विचार कृषि से उद्योग में श्रमिकों को स्थानांतरित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी रिलेवेंट है। देखा जाए तो करीब 90 साल पुरानी बात है, तब मिस्टर विश्वेश्वरैया ने यह आइडिया पे किया कि एग्रीकल्चर में भारत में लेबर बहुत है, इसे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, उद्योगों में। ये टारगेट हम आज भी नहीं अचीव कर पाए, और आज भी हमारा लक्ष्य है कि कैसे एग्रीकल्चर में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हटाकर इंडस्ट्रीज में लेके आना। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची सेशन में और 1936 के फैजपुर सेशन में प्रस्तावित किया गया था, जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग को दिशा देने में काफी महत्वपूर्ण थे। अब आप कमेंट करके बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन है उसको किसने हेड किया था, कौन थे उसके मेन लीडर? फिर फैजपुर सेशन को किसने हेड किया? चलो एक मैं बता देता हूं, एक तुम बताओ। 1931 के कराची सेशन को सरदार पटेल ने लीड किया। दूसरा फैजपुर, चलो बता ही देते हैं। फैजपुर एक गांव था उस समय, आज तो शहर हो गया है। नेहरू जी ने इसको लीड किया था। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय योजना समिति भारत में कैसे बनी। राष्ट्रीय योजना समिति का विकास करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, फैजपुर सेशन हो गया। अब उसके बाद हम राष्ट्रीय योजना कैसे विकसित हुई उसके लिए 1938 में आ गए हैं। उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब आप देखो कि कैसे हमारे मेन लीडर जो उस समय थे वो इकोनॉमी के प्रति कंसर्न थे, चाहे नेहरू जी हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, वो सब लोग इकोनॉमी के प्रति कैसे कंसर्न थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। गलती नहीं करना, नेहरू जी मत मार देना सामने नाम देख के। सुभाष चंद्र बोस ने इस समिति की अध्यक्षता किसको दी? नेहरू जी को दी। ये है सही कथन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रीय योजना समिति का गठन होता है। हालांकि समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। क्यों नहीं की जा सकी आप समझ सकते हैं। 1938 में बनी, 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गए। ब्रिटिश ने किस तरह से भारतीयों को फिर से परेशान किया और कैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और 42 तक क्विट इंडिया मूवमेंट चला, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के परिणाम स्वरूप भारत को आजादी मिली। भारत की आजादी यानी कि इंडिपेंडेंस आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। इस वजह से इस समिति की जो पहली रिपोर्ट आई वो कुछ 48-49 में आ पाई, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए। ठीक है, उससे पहले नहीं आ पाए। क्यों? बिकॉज इसके बाद ये क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, फिर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद रिपोर्ट आ गई, है ना। चलिए, जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि प्लानिंग किस दिशा में हो। समाज, ऐसा नहीं कि समाजवादी मॉडल हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ प्लानिंग अडॉप्ट करते भी तो जो बॉम्बे के व्यवसायी वर्ग थे उनको ऑब्जेक्शन आना था। ऐसा नहीं कि वो प्रभावहीन थे, उनका भी प्रभाव था। निश्चित तौर पे उस समय तक हमारे नेतागणों का कैपिटलिज्म से मोह भंग हो चुका था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जितनी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं ये इंपीरियलिस्ट भी हैं, ये गरीब देशों को परेशान करते थे। जो समाजवादी देश हैं वो गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों के विकास में, अशिक्षा को समाप्त करने, गरीबी को समाप्त करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इनका झुकाव निश्चित तौर पर समाजवादी व्यवस्था की तरफ था, लेकिन फिर भी इसको बैलेंस करने के लिए बॉम्बे प्लान ने कुछ एफर्ट किए। अब ये बॉम्बे प्लान क्या है, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज भी इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम लोगों को मेंस में टैकल करने होते हैं और प्रीलिम में भी इसे बार बार क्वेश्चन आता है। तो 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने, जिनमें जे.आर.डी. टाटा, जो आज के टाटा हैं, यही इन्हीं के पूर्वज थे, पुराने टाटा। भले वो जेनेटिक पूर्वज रहे हो ना रहे हों, लेकिन मैनेजमेंट उन्हीं का था। जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई लाल भाई,
एडी श्रॉफ, आर्डेसर डलाल, जॉन मथाई, इन लोगों ने मिलकर भारत एक ज्ञापन तैयार किया जिसका नाम था, नाम याद करो सभी के सभी, लिख के याद करो चाहे जैसे, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना की रूपरेखा का एक संक्षिप्त ज्ञापन। इस शीर्षक के साथ एक ज्ञापन तैयार किया। यह ज्ञापन सरकार को दिया गया, ठीक है, और इसी ज्ञापन को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान के रूप में इसे हम जानते हैं। इस योजना में 15 वर्षों, अब देखो इसका मेन बिंदु क्या है, 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना, राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का लक्ष्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय को कितना, 2 गुना मल्टीप्लाइड बाय 2, नेशनल इनकम को कितना, मल्टीप्लाइड बाय 3। याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। पर कैपिटा को 2 गुना और नेशनल इनकम को 3 गुना करना इनका लक्ष्य था। नेहरू जी ने आधिकारिक तौर पर योजना को ना तो स्वीकार किया और ना ही रिजेक्ट किया, क्योंकि जो बाद में नेहरू जी ने योजनाएं बनाई उनमें बॉम्बे प्लान के कई बिंदु दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। फिर अब देखो, इस समय सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉम्बे के उद्योगपति ही प्लानिंग कर रहे थे, कुछ दूसरे लोग थे, जैसे कि इनको पहचानो, और अगर पहचान गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। पीपल्स प्लान का मसौदा तैयार किया गया किनके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। यह योजना अभी कितने वर्ष के लिए थी, 10 साल की अवधि के लिए, और इसमें कृषि में सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई। सभी कृषि और उत्पादन का राष्ट्रीयकरण। अब कहने का मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि एम एन रॉय लेफ्टिस्ट थे, तो इनका मानना यह था कि जितनी जमीन है कृषि योग्य जमीन उसका राष्ट्रीयकरण कर दो, मतलब सारी जमीन सरकार की है, और इसके बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से सिर्फ उनका रख रखाव किसानों को दिया जाए। तो सभी कृषि उत्पादन का राष्ट्रीयकरण इस योजना की प्रमुख विशेषता थी। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी और लाहौर के भारतीय संघ की ओर से, लाहौर के भारतीय संघ की ओर से, इंडियन यूनियन ऑफ लाहौर की ओर से एम एन रॉय द्वारा तैयार की गई थी। ये सब प्रीलिम की बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये कृषि, इतनी बातें याद रखो। हाँ, 10 साल भी। फिर आते ही गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना किसने तैयार की, तो श्रीमन नायरन। ये श्रीमन नायरन कौन थे, तो ये एक वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज था, ये उसके प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे। इन्होंने कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास को प्रधानता देते हुए आर्थिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया, ठीक है, विकेंद्रीकरण पर फोकस किया। फिर जयप्रकाश नारायण ने भी इस दिशा में काफी प्रयास किए और उन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना नामक अपना प्लान तैयार किया, ठीक है। यह योजना स्वयं गांधीवादी योजना से प्रभावित थी और विनोबा के सर्वोदय का इसमें काफी विचार प्रेषित किया गया था। इसके माध्यम से इस योजना में कृषि एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। इसने विदेशी प्रौद्योगिकी से मुक्ति का भी सुझाव दिया कि प्रौद्योगिकी हमेशा हमारी लोकल होनी चाहिए, ना कि फॉरेनर्स की। और भूमि सुधारों पर बल दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण पे फोकस हुआ और डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेशन का इसमें काफी जोर शोर से प्रचार किया गया, ठीक है। हाँ, फिर बात आती है प्लानिंग एंड एडवाइजरी डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बना था लेकिन 1946 में इसे समाप्त कर दिया गया था। योजना सलाहकार, फिर प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड। देखो ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, इसे समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड यानी कि योजना सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। कब, 1946 में। अब इसका काम क्या था, योजनाओं और भविष्य की परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। किस लिए, जो प्लानिंग है और जो उसके एग्जीक्यूशन के तहत परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा करना और ये देखना कि वो अपने उद्देश्यों की ओर प्रेषित है कि नहीं, उनका जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ साम्यता रखता है कि नहीं। फिर इसके बाद 1947 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, प्लानिंग कमीशन आ चुका है। 1947 में प्लानिंग कमीशन का गठन होता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्लानिंग कमीशन का गठन होता है। कैसे, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आर्थिक कार्यक्रम समिति, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, नाम याद रखना, ठीक है, का गठन किया, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। इंपॉर्टेंट है। निजी और सार्वजनिक भागीदारी, जिसमें कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन। अच्छा एक मिनट, सरकार की पार्टिसिपेशन को पब्लिक पार्टिसिपेशन क्यों कहते हैं? हाँ, सरकार जनता का प्रतिनिधि है इसलिए। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करने की योजना बनाई गई। 1948 में योजना आयोग का गठन की सिफारिश की गई। इस समिति ने कौन सी समिति ने? ईपीसी ने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की और मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा, संकल्प का मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया। संकल्प कहने का ये मतलब यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन था जिसके माध्यम से एक विशेष संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक, मतलब इसका जिक्र संविधान में नहीं है, संस्था है या संस्था थी जिसका उद्देश्य देश के सभी संसाधनों का आकलन यानी कि सर्वे करवाना, सबसे प्रभावी योजना तैयार करना और प्राथमिकताओं को निर्धारण करना, उनको अचीव कैसे करना है उसके बारे में दिशा निर्देश देना। योजना आयोग के पहले चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और बाद में भी योजना आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, सीडीएस में आया था कि एम.एन. रॉय किस प्लान से एसोसिएटेड थे? बताइए कमेंट सेक्शन में। 10 सेकंड्स हैं। पीपल्स प्लान जिन्होंने किया वो सही है, ठीक है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके सही हो जाएंगे, बिकॉज ये सब ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी में दी हैं और क्वेश्चन भी ज्यादातर एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए हम भी ज्यादातर डेटा एनसीईआरटी से ही लेके आए हैं। फिर बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पास दो तरह की प्लानिंग के थॉट्स आ चुके हैं और बहुत सारे हमारे नेतागणों ने अपने अपने प्लान बनाए। तो कौन सा प्लान लिया जाए, क्या चीजें फॉलो की जाए, इसमें किसी चीज को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया गया, किसी चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। ना तो कोई एक प्लानिंग, चाहे वो बॉम्बे प्लान हो चाहे कोई भी प्लान हो, उसको पूरी तरह से इग्नोर या एक्सेप्ट नहीं किया गया। सबसे जो अच्छे अच्छे बिंदु थे उनको ले लिया गया और इस तरह से हमारा जो मिक्स प्लान है वो असली मिक्स प्लान है। केवल उसमें 2 या 4 चीजें मिक्स नहीं है, उसमें बहुत सारे अच्छे आइडियाज मिक्स हैं, ठीक है। चलिए, कब इशू होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के माध्यम से। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि जब हमने प्लानिंग की बात करी उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बिंदु आ गए, तो अब गवर्नमेंट के लिए थोड़ा आसान हो गया कि वो उद्योगों को किस प्रकार विकास करे, उसके लिए उसे दिशा निर्देश देने की तरीके और उनके लक्ष्य इत्यादि निर्धारित करने के लिए आइडियाज मिल गए। तो उन आइडियाज को एक फॉर्मल शेप दिया गया, फॉर्मल शेप दिया गया कैसे? एक कानून के द्वारा, एक लॉ के द्वारा फॉर्मल शेप दिया गया एक लॉ के द्वारा, और वही लॉ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का। कब इशू हुआ ये? तो 6 अप्रैल 1948 को। इसने अप्रोच दिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, और क्या एम्फसाइज किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंश्योरिंग इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होना चाहिए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रेजोल्यूशन आया था। एक्सेप्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, और इस प्लान में देखा गया कि कई सारे एरियाज हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रोत्साहन देते हैं और इसके अलावा बड़े सेक्टर्स को ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है, बड़ी जिम्मेदारियों को सरकार के अंतर्गत रखा गया है। तो यहां से हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी को
फॉर्मल शेप मिलता है, फॉर्मल शेप मिलता है। चलिए इस रेजोल्यूशन को समझते हैं। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया, पहली बार, है ना। आईपीआर 1948 ने उद्योगों को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा। उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा? 4 श्रेणियों में। ये 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं ये समझ लेना चाहिए। पहला है स्टेट मोनोपोली। स्टेट मोनोपोली यानी जिनमें राज्य का एकाधिकार रहेगा, जैसे हथियार, गोला बारूद इत्यादि का निर्माण, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन, इन सब में एक्सक्लूसिव राइट थे यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है, अनन्य अधिकार थे। फिर इसके बाद बेसिक इंडस्ट्री यानी कि बुनियादी उद्योग, जैसे कोयला, जैसे लोहा, इस्पात, जहाज इत्यादि का निर्माण। इसके अलावा विमान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस एवं खनिज तेल को केंद्र सरकार के तहत रखा गया है। लेकिन इनमें कुल इन क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा निजी कंपनियों को बंद नहीं किया गया। ऐसा बोला गया कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियां इन फील्ड्स में, किसमें, कोयला, लोहा, इस्पात, जहाज, विमान इत्यादि सबके निर्माण में जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे काम करते हुए, ठीक है। क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल प्लानिंग अडॉप्ट नहीं करी कि पुराने स्ट्रक्चर को खत्म कर दो और नया स्ट्रक्चर लेके आओ, वो हमारा उद्देश्य नहीं था, इसलिए। फिर कुछ इंडस्ट्रीज को रेगुलेटेड कैटेगरी में रखा गया। रेगुलेटेड इंडस्ट्री में कौन कौन सी थी? जनरली वो जो आम जनता के रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में प्रभावित करती हैं, जैसे ऑटो, भारी मशीनरी, रसायन, उर्वरक, चीनी, कागज, सीमेंट, कपास, ऊनी वस्त्र, इन सारी चीजों को सरकार रेगुलेट करेगी, ठीक है। अब रेगुलेशन करेगी तो किस बातों में? कि मूल्य कितना हो, उत्पादन की मात्रा क्या, इन दोनों रिगार्ड्स में गवर्नमेंट चीजों को रेगुलेट कर रही है, क्योंकि ये जनता के लिए महत्वपूर्ण थे। इसलिए गवर्नमेंट मूल्य निर्धारण पर अपना योगदान करना चाहती थी ताकि जनता को महंगे ना लगे, और उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पे प्रोत्साहन दे रही थी ताकि ज्यादा उत्पादन हो तो लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मदद मिले। फिर प्राइवेट सेक्टर, अन्य सभी चीजों को प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया कि उसमें निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारी समितियां, इन बाकी सारे क्षेत्र में काम कर सकती थी। ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश की गई। पहली मीटिंग में नेहरू जी केंद्र में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े नेता आपके लेफ्ट राइट सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तारीख याद रखना 15 मार्च 1950 की। 1947 से 2017 तक भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, यानी कि योजना की अवधारणाओं पर आधारित थी। इसे योजना आयोग 1991 से 2014 तक योजना आयोग ने लागू किया, और 2014 में मोदी जी की सरकार आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया, उसकी जगह नीति आयोग लेके आए। तो 2015 से 17 तक, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 12वीं 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, ठीक है, 2017 तक इसे नीति आयोग ने लागू किया और मॉनिटर किया। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते थे। आयोग के पास एक नामित उपाध्यक्ष होता है जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। हम प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के समय प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था। कब? 2017 में। अंतर क्या है योजना आयोग एवं नीति आयोग में? तो ध्यान से देखिए, दोनों में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये बात जो है सेम हो गई। एक बात ध्यान रखना, जो सेम है उसमें हम ये वाला टिक कर रहे हैं, जो डिफरेंट है उनमें डबल टिक करेंगे। तो दोनों में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सेम। पूर्णकालिक सदस्य योजना आयोग में 8 होते थे, इसमें पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, कितने? 2 नीति आयोग में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्यों की एक संयुक्त बॉडी थी जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी।
इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा नामित सदस्य, संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल। ठीक है, ये दोनों अंतर हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, रीजनल काउंसिल विशेष क्षेत्र एवं समय के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्र के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसमें जो और सदस्य होते हैं वो सचिव होते हैं, और इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, काफी समय तक अमिताभ कांत सीईओ थे नीति आयोग के। और देखते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर देखते हैं, तो जो प्रकृति थी योजना आयोग वो स्टेट, ये स्टेट का मतलब प्रदेश वाली बात नहीं है, यहां पर स्टेट का मतलब राज्य है, यानी कि नेशन स्टेट की बात हो रही है, नेशन स्टेट, भारत राज्य की बात हो रही है। तो ये राज्य प्रेरित था कि राज्य जो उद्देश्य लागू करेगा उसको अचीव करने के लिए योजना आयोग थी। और नीति आयोग वो बाजार की डिमांड क्या है, बाजार यहाँ मतलब कहने का सिर्फ खरीद फरोख्त वाले मार्केट से नहीं है, यहाँ पे पीपल से मतलब है, और इसीलिए ये सेंट्रलाइज था, ये डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि टॉप डाउन। और ये बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण रखता था। राज्य का इसमें कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था प्लानिंग कमीशन में। इसमें नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों को वोटिंग राइट तक है, यानी कि पार्टिसिपेशन है, फॉर्मल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए इसमें कोई काउंसिल नहीं थी। तो कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी संघवाद पर आधारित कौन था, नीति आयोग, और ये नहीं था। ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए कोई काउंसिल नहीं थी। इसमें क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान है। यह वित्त आवंटन का कार्य करता था, यह केवल सलाह देता है, आवंटन नहीं करता। इसमें यानी कि योजना आयोग में विशेषज्ञों का कम महत्व था, और इसमें विशेष स्थान है, किसमें, नीति आयोग। सो थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से, और आप हमें अपने आंसर्स भेजते रहिए। जिन लोगों ने पीछे के आंसर भेज दिए उनको हमने रिव्यू करके आपको वापस भेज दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।